विशेष जनसंसद मित्रों, आज की विशेष जनसंसद ना केवल ये विशेष एक शो है इसलिए, बल्कि आज की जनसंसद इस वक्त में जो आयोजित करने जा रहा हूं, इसके पहले मैं आप सब लोगों को जो यहाँ सुदर्शन के सभागार में उपस्थित है और जो लोग लाइव में इसको देख रहे हैं, मैं आप सबको हिंदुस्तान की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। सभागार में बैठे हुए लोगों ने तो तालियां बजाई, लेकिन लाइव देख रहे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज 21 अक्टूबर को कैसे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश की पहली सरकार बनाई थी और उसको 9 देशों ने ऑलरेडी अनुमति दी थी। तो आज के इस सुदर्शन के जनसंसद में मैं प्रस्ताव रखने जा रहा हूं इस चैनल का संपादक के नाते और इस कार्यक्रम का होस्ट के नाते कि हिंदुस्तान की संसद जैसा हम यहां पर एक प्रस्ताव पारित करें, वैसा प्रस्ताव भारत के संसद में रखा जाए कि हमारी आजादी की तिथि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बजाय 21 अक्टूबर मनाया जाए। क्या आप मेरा समर्थन करते हैं? कितने लोग समर्थन करते हैं? और इसलिए ना केवल जब ऐसा हो रहा है तो ना केवल 15 अगस्त की डेट 21 होगी, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, अखंड भारत के प्रधानमंत्री सुभाष बाबू होंगे। कई लोगों को लगेगा कि क्या ऐसा होता है, लेकिन मित्रों, यह भावना इस देश के कई लोगों के मन में 7 दशकों से थी और दुनिया के कई देशों ने अपनी आजादी की तिथियां बदली है, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटना है और इतिहास सत्ताधारी अपने तरीके से बदलते रहे हैं। और खास करके जो वर्तमान में जो तथाकथित आजादी हम जी रहे हैं, जो कि मैं पूर्ण आजादी नहीं मानता, इस आजादी को देने वाला, दिखाने वाला और हमारे लोगों में भ्रम फैलाने वाला परिवार नेहरू गांधी परिवार है, जिन्होंने पूरा श्रेय लेने की भी कोशिश की और यहां तक कि हम सबके मुंह में बचपन में जब हमको कुछ समझता नहीं था तभी गीत डाल दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब इस देश की आजादी की डेट 15 अगस्त से 21 अक्टूबर होगी तो यह गीत अपने आप में एक पाखंड था, यह भी साबित हो जाएगा। और इसलिए यह तिथि बदलनी चाहिए। यह प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, क्योंकि पिछले जब से पत्रकारिता शुरू की है और जब से सुदर्शन हम चला रहे हैं, सुदर्शन जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यह सुदर्शन का मुख्यालय है, स्टूडियो है और इसका नाम हमने मीडिया मंदिर दिया है। इस मीडिया मंदिर में प्रवेश करते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई हुई है। हम दुनिया के एकमात्र चैनल है जिनके कैंपस में, जिनके मुख्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अर्थात मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति लगी है। और इसके साथ साथ थोड़ा ऐड ऑन कर दूं, इस विश्व में पहला हिंदवी साम्राज्य जिन्होंने शुरुआत की, विश्व के हिंदू के नाते जो पहले राजा थे, क्योंकि तब तक तो जो भी राजा बनते थे अपने वंश के राजा बनते थे, अपने वंशों का नाम देते थे, प्रदेश का नाम देते थे, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो राजा हिंदू के नाम से बने, उनका नाम शिवाजी महाराज था। उनकी भी मूर्ति यहां पर लगी हुई है। और इन दोनों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम जिन्होंने किया, क्योंकि नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना में जाए, रासबिहारी बोस जी को मिले, ये सलाह देने वाले वीर सावरकर थे। ये आज भी सुदर्शन के कैंपस में नेताजी के बगल में बैठे हुए हैं। तो ये केवल एक शो नहीं है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम कर दिया और हम शो करने लगे हैं। नहीं, ये सुदर्शन की विचारधारा है, ये सुदर्शन की मांग है, बल्कि मैं कहता हूं कि मेरे तमाम पुरखों के सपने को मैं बस अभिव्यक्त कर रहा हूं। और आज के इस विशेष जनसंसद में हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो इस विषय पर काम करें। 2 संगठन हैं, कुछ संगठन के बाहर से भी पूर्व सैनिक हैं, कुछ लोग जो नेताजी ने जिस संस्था की स्थापना की थी, जिस सेना की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज,
उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर हैं और उनके भक्तों के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी है, जो कि वीर चक्र प्राप्त या भारत बचाओ यात्रा में मेरे साथ हमेशा उनको देख चुके हैं। जब भी त्यागी जी मुझे मिलते हैं, जय हिंद करते हैं। और हम दुनिया के शायद पहले एकमात्र चैनल है जिसका एंकर शो शुरू होने के लिए शो खत्म होते समय और कॉल रिसीव करते हुए जय हिंद कहता है। ये सुभाष बाबू की प्रेरणा है। और जिस दिन हमारे आजादी की डेट 15 अगस्त से 21 हो जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान जय हिंद कहेगा। और इसलिए त्यागी जी मेरे लिए सम्माननीय है, क्योंकि नेताजी के विषय को खास करके एनसीआर में जीवित रखने वाले जो मैं नाम जानता हूं उसमें त्यागी जी एक बड़ा नाम है। त्यागी जी आज आप बड़े खुश होंगे। मैं आज बहुत खुश हूं और जो प्रस्ताव आपने रखा है मैं इस प्रस्ताव का पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन करता हूं। बात यह है कि 21 अक्टूबर 1943 को रात को 12 बजे खचाखच भरे कैथले हॉल सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि मैं आज ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता हूं और मैं आज आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा भी करता हूं। और उन्होंने ये कहा कि इस सरकार का पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री और पहला रक्षा मंत्री मैं स्वयं हूंगा। इसके बाद वो आए और उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान के रॉस आइलैंड में यूनियन जैक उतारा, तिरंगा झंडा फहराया, अंडमान और निकोबार को आजादी दी। आजादी प्रारंभ हुई वहां से। उसके बाद फिर वो आए और कोहिमा के मोइरंग में 14 अप्रैल 1944 को उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और नागालैंड, कोहिमा, मोइरंग आसपास के एरिया में 4 महीने तक उनकी सरकार चली। बैंक एस्टेब्लिश हुए, पोस्टेज स्टैंप बनाई गई और जिन 9 देशों ने उनको समर्थन दिया था, उन 9 देशों में जिनमें रूस भी शामिल था, उनके अंदर उनकी एम्बेसीज खोली गई। उस समय फिर इम्फाल की लड़ाई शुरू हुई और उस वक्त अगर तत्कालीन नेता अंग्रेजों को रिश्वत देने की बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को थोड़ी भी मदद करते और ना मदद करते, कम से कम विरोध ना करते, तो संपूर्ण आजादी, अनडिवाइडेड इंडिया की आजादी, अखंड भारत की आजादी तभी मिल गई होती। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता तो जो हिंदुस्तान आजाद विभाजित देख रहे हैं, जो अखंड हिंदुस्तान की आज हमको बातें करनी पड़ रही है, वो हिंदुस्तान भी विभाजित नहीं होता, क्योंकि जीना जैसे देशद्रोही की तब कुछ नहीं चलती। नेताजी इस देश के मुखिया होते और नेताजी जैसे सक्षम व्यक्ति के सामने जीना जैसे सांपों को कुचला जाता और देश का टुकड़ा भी नहीं होता। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण अतिथि है, बीके मिश्रा जी है, वेटरन्स इंडिया चलाते हैं। आज इन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किया और ये भी इस मांग के साथ पहले से रहे हैं। आप आज क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बोला, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने कहा कि सुदर्शन न्यूज एक ऐसा न्यूज चैनल है जो अपनी बात की शुरुआत जय हिंद से करते हैं और अंत भी जय हिंद से करते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के द्वारा दिया गया नारा था या एक दूसरे को सम्मान करने का एक सूचक शब्द था। तो इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। दूसरी बात, मैं हर एक बात से आपका सहमत हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे कैपेबल नेता थे, इतना मजबूत उनका पकड़ संगठन के ऊपर था, इतना अधिक त्याग था। आज यदि सुभाष चंद्र बोस के हाथ में देश होता तो देश की प्रारूप ही कुछ और होता। रीजन इसके पीछे ये था कि वो जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर काम करते थे। उनमें कोई भी मतभेद नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और उनकी ये सपना थी कि 30 लाख का फौज हो। किसी भी देश को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मजबूत फौज का होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। हम आगे उनके सपनों का हिंदुस्तान कैसा था इस पर भी बात करेंगे। कर्नल यूबी सिंह हमारे साथ है। मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस केवल शिक्षित वर्ग में ही नहीं, जो आज यहाँ बैठा हुआ है,
बल्कि गांव-गांव में उनके प्रति लोगों को सम्मान है। बल्कि गांव में ज्यादा है, क्योंकि गांव में हिंदुस्तान के लड़ाई के, आजादी के तमाम विषयों की चर्चा बच्चों के साथ करने वाले दादा दादी, नाना नानी बाकी अभी भी जीवित है। शहरों में वो स्थिति नहीं रही। और गांव में नाम लेने पे सुभाष चंद्र बोस का शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक उत्तेजना आती है और एक रोमांच आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस आदमी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशनल लीडर। 70 वर्षों में किस प्रकार से इतिहास को बदलने की कोशिश की गई थी, वो हमारे सामने है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आज लाल किले से एक ऑफिशियल चिन्हकारी छोड़ी गई। अभी तक ये हम लोगों के दिल में था कि होना चाहिए। त्यागी साहब हमारे साथ थे, हर लेक्चर में सुभाष चंद्र जी का गुणगान करते थे भारत बचाओ यात्रा में। लेकिन त्यागी जी के भाषण का एक हिस्सा फिक्स है कि एक दूसरे को मिलो तो जय हिंद कहो, हाँ। जो नेताजी का इच्छा थी। लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं, आज से एक अभियान शुरू होगा और उस अभियान को देश में पैन इंडिया आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ेगा। 70 साल का जो ये समय था, ये बड़ा लंबा समय था। ब्रेन वॉश किया गया है लोगों को। आप तो दाहिने मुड़िए तो इंदिरा जी का नाम आएगा, बाएं मुड़िए तो नेहरू जी का नाम आएगा। हर संस्थान, हर स्थान उनके नाम पे है, तो समय लगेगा। लेकिन मैं आज बहुत दृढ़ विश्वास के साथ बोलता हूं कि आज के जो आप कर रहे हैं वह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जो कि हम लोगों ने आज से। धन्यवाद। और इसलिए यह भी इतिहास बन जाएगा कि हिंदुस्तान के मुख्य संसद में प्रस्ताव पारित होने के पहले, पास होने के पहले सुदर्शन के जन संसद में यह प्रस्ताव पास हुआ था। यह भी इतिहास बन जाएगा और इतिहास का नाम लिया है। और हमारे पास भारत के प्रमुख इतिहासकार और उनके मुखिया कपिल जी आए हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर कपिल जी। आज ऐतिहासिक क्षण है। हमने तो सुदर्शन के संसद में प्रस्ताव रख दिया है, प्रमुख संसद पास करे, तब तक हम सब अपना आजादी का दिन, अब अखंड भारत आजादी का दिन 21 अक्टूबर मनाएंगे। हमने तय कर लिया है। हमको ये 15 अगस्त जो मनाया जाता है, ये देश के विभाजन का दिन है। मेरे हिसाब से तो ये रोने वाला दिन है कि जिस दिन देश को बांटा गया। देश ये एक अलग पहलू आपने दिया है और ये आपकी बात सुन के मेरे अंदर एक मतलब सच आप कह रहे हैं कि हम इसको कैसे आनंद में मनाएं। ये तो बांटने वाला दिन है। देखिए, ऐसा है कि इस देश का आम आदमी, अंग्रेज जो है बेवकूफ नहीं था। जब उसने लाल किले में अंदर 3 जनों को ट्रायल पे डाला, ढिल्लो एक सरदार जी, सहगल एक हिंदू, शाहनवाज एक मुसलमान, उस सांप्रदायिकता के दौर में जब देश में विभाजन की बात हो रही थी, सारा देश उठ के एक खड़ा हो गया था। ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, हिंदुस्तान की यह आवाज अंग्रेज उससे हिला था। और यही उस समय गांधी जी, अगर मेरे से एक बार बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा 30 जनवरी को कि गांधी जी की हत्या के बारे में बताइए, तो मैं कहा आप गांधी जी की कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? तो बोले ये क्या मतलब, आप कोई नया इतिहास बता रहे? मैं कहा देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी की हुई पॉलिटिकल मृत्यु, कि जो नेता उन्होंने उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया था, वही नेहरू वगैरह ने गांधी जी को अलग करके और विभाजन का समझौता कर लिया जा करके। दूसरी बार मैंने कहा गांधी जी ने आत्महत्या की, जब उन्होंने ये कहा कि देश का विभाजन मेरी शव पे होगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी, पूरे देश से पब्लिक स्टेटमेंट। और जिस दिन वाइस रॉय ने उनको बुलाया, उस दिन उनका मौन व्रत था। और वहां देश का इतना बड़ा निर्णय होना है, और वहां लिख के चले आए, हैव आई सेड एनीथिंग अगेंस्ट द स्कीम। और जिस दिन उस प्रस्ताव को रखा गया कांग्रेस के अधिवेशन में, और वहां यह हुआ कि वोटिंग हो जाएगी और प्रस्ताव गिर जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत ने जब रखा है, तो वहां गांधी जी पहुंच के भाषण देते, अपना मौन व्रत उस दिन तोड़ देते हैं कि अगर आप इसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सारे ओल्ड लीडर रिजाइन कर देंगे। तो ये दूसरा सुसाइड था। तीसरी हत्या हुई गांधी जी की, वो हमें मालूम है। और हमने कहा चौथी हत्या गांधी जी के 47 के बाद में की गई, कि रोज गांधी को मारा जाता है। कि बात करते हैं गांधी के आदर्श की। अंग्रेजों की पॉलिसी भारत में थी डिवाइड एंड रूल, और 47 के बाद पॉलिसी ली गई रूल टू डिवाइड, जिसका नतीजा आज हमारे सामने जो है, देश को टुकड़े टुकड़े कर त्यागी जी, जो
बात इन्होंने कही गांधी हत्या की। ऐसे नेताजी को भी बहुत बार मारने की कोशिश हो गई गांधी परिवार के द्वारा, क्या याद करेंगे उनमें से? श्रीमान जी 15 अगस्त, एक सेकेंड, बात ऐसी है कि 18 अगस्त 1945 को ना कोई जहाज उड़ा, ना कोई एक्सीडेंट हुआ और ना नेताजी उसमें मारे गए। ये बात बिल्कुल सच है। आज मेरे पास एक किताब है, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, इसमें नेताजी का साइन किया हुआ एक लेटर 26 अगस्त 1945 का है। अगर वो 18 अगस्त को मर गए थे तो 26 तारीख को वो इसे कैसे साइन करते? नंबर 1। नंबर 2, तेपाई जहाँ पे ये बताया गया कि हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, उनको जब मुखर्जी कमीशन ने, ये तीसरा कमीशन था शाहनवाज और खोसला के बाद, जब मुखर्जी कमीशन ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 18 अगस्त 1945 को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लिहाजा ये क्लियर कट साफ झूठ है और इस झूठ को वो आज तक पालते रहे। खैर, ये झूठ तो, इस झूठ के पीछे एक और बात भी हो सकती है। हो सकता है कि नेताजी ने खुद ये प्लान रचा हो, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह से उनके ऊपर, उनके नाम से पैंट में कांपते थे, तो उन्होंने बड़ी उनके ऊपर एजेंसी लगा रखी थी। शायद उन्होंने ये कहा हो कि मुझे इस टाइम मरा बताओ ताकि मैं अपनी सुरक्षा से आगे की प्लान बना सकूं। लेकिन ये तो एक बात हुई। मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं कि जो अनडिवाइडेड इंडिया की इंडिपेंडेंस का उन्होंने जिक्र किया और जो सरकार बनाई, वो तो एक बात, 1947 में जो डोमिनियन स्टेट बने इंडिया एंड पाकिस्तान, कम से कम वो स्टेटस भी नेताजी की वजह से मिला। हुआ क्या, अंग्रेजों से एक गलती हो गई। उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर राजद्रोह का मुकदमा रंगून में चलाने की बजाय लाल किले में चलाया। और जब लाल किले में, जैसे भाई कपिल जी ने बताया कि वहां पे शहनवाज, सिखों और ढिल्लन, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई, तब पहली बार हिंदुस्तान के सोए हुए लोगों में उबाल आया। मुस्लिम लीग भी खुल के सामने आई। आगरा और झांसी में ये पर्चे बंटवा दिए गए कि अगर आजाद हिंद फौज के एक भी सिपाही का बाल भी बांका किया गया तो अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू कर दिया जाएगा। और वो कत्लेआम हुआ 18 फरवरी 1946 को, जब बंबई में तलवार नाम के जहाज में 9 सैनिकों ने विद्रोह करके 3 घंटे की लड़ाई में 400 से ज्यादा सिपाहियों को, अंग्रेजों को मार दिया। तब ये बात आई कि फील्ड मार्शल ऑचिनलेक, जो उस समय साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर थे, उन्होंने टेलीग्राम ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया दैट नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑल्टरनेटिव, आइदर वी लीव इंडिया और वी आर थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। दिस इज हाउ द इंडिपेंडेंस केम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नेताजी के प्रति देश के भाव था। और इसका मतलब था कि भले ही सेना अंग्रेजों की हो, नेवी अंग्रेजों की हो, लेकिन उनके अंदर के जो सैनिक थे, उनके नेताजी सेनापति थे। मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ी त्यागी जी की बात को। त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, नेताजी जैसा व्यक्ति जो कलकत्ता से निकल करके पेशावर होता हुआ, काबुल होता हुआ, रूस होता हुआ बर्लिन पहुंचता है, जिसके लिए चर्चिल ने उनको कत्ल करने के आदेश दे दिए गए हैं, M5 को, एडन और कैरो के अपने एजेंट्स को, कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद में वो व्यक्ति जर्मनी से लेकर के समुद्र के रास्ते होता हुआ पूरा जापान तक पनडुब्बी से जाता है, जैसी यात्रा किसी ने नहीं की दुनिया के अंदर। बिल्कुल, और वो भी आज की पनडुब्बियां नहीं है, सुनिए, उस जमाने की पनडुब्बियां। सुनिए, क्या वो आदमी इतना बेवकूफ था कि जब जापान पे 2 एटम बम गिर चुके हैं, जब जापान सरेंडर कर चुका है, तो इतना बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो वापस जापान जा रहा होगा? एक बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे है, आज मैं अभी एक डिबेट से आ रहा हूं उठ करके, वो बड़ा कांग्रेस अल्लाह मचा रहे हैं, वो मुकदमा लड़ने कांग्रेस के पहुंच गए, ये पहुंच गए, वो पहुंच गए। पूरे आजाद हिंद फौज के एक भी सैनिक को आजाद हिंदुस्तान की सेना के अंदर वापस नहीं लिया गया। कितना दुर्भाग्य। पेंशन नहीं दी गई, दुर्भाग्यपूर्ण, पेंशन नहीं दी गई। सुनिए, पेंशन नहीं दी गई उनको, ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। और आप ये देखिए कि जनरल नियाजी और ये हबीबुल्लाह रहमान INA के थे, पाकिस्तान ने इनको सेना में जगह दे दी अपनी। क्या दिक्कत थी नेहरू जी को इस चीजों को छुपाने की? और फिर ये बात करते हैं
अरे 13 साल के बच्चे को इन्होंने नहीं छोड़ा जिसकी ये जासूसी कराते हैं। और विरासत की बात जब होती है, मैं तो एक बात और कहता हूं कि खाली नेताजी नहीं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि मैं नतमस्तक हूं मां बाप के आगे जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। उस बोस परिवार को शरद चंद्र बोस की बात कितनी जगह की जाती है। मैंने कल भी एक बड़ा इमोशनल उसमें कहा कि किसको मालूम था कि वो आखिरी डिनर होगा नेताजी का। नेताजी को मालूम था कि शायद आखिरी डिनर होगा। जिस आदमी ने इतने त्याग किए, और मत भूलिए कि वो आदमी पीड़ित था, वो बीमार था, उस जोश और उसके साथ में जो आदमी चल करके जाता है। आज ये बात करते हैं हर चीज में। प्लानिंग कमीशन किसने बनाया था? नेताजी ने बनाया था प्लानिंग कमीशन। नेहरू तो बाहर थे, नेहरू को कहा तुम प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बन जाओ। आज ये नेता प्लानिंग 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 प्लानिंग। अभी एक बात हो रही थी कि नहीं साहब एक परिवार को नहीं दिया जाता। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1942 के अंदर जब 8 अगस्त को सारे नेता अरेस्ट हो गए और अहमदनगर की जेल में रख दिए गए, तो उन सबके कमरे बने हुए हैं और हर एक के नाम लगे हुए हैं कि इसमें मौलाना आजाद थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें पट्टाभी सीतारमैया थे। इस तरीके से 22-23 लोगों के नाम है। वो मेरा जिला है। सुनिए, आप जाके देखिए, एक कमरा है जिसके बाहर लगा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस कमरे के अंदर जब आप झांकते हैं तो वहां आपको नेहरू की अचकन भी मिलती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी मिलती है, नेहरू का कलम भी मिलता है, नेहरू का बिस्तर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं यहां बताना चाहता हूं हमारे देश के युवा पीढ़ी को जो मालूम नहीं है कि गांधी जी ने जब भी आंदोलन चलाए तो 1920-21 का आंदोलन चलाया तो कार्यक्रम दिए कि ये सकारात्मक कार्यक्रम है, आप चरखा चलाओ, ये करो, ये नकारात्मक कार्यक्रम है, सरकारी नौकरी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो। 30-31 का आंदोलन चलाया, बाकायदा तय था कि धरसना के ऊपर इतने लोग गिरफ्तारी देंगे, लाठीचार्ज होगी तो इतने घायलों को ले जाएंगे, कौन वो करेगा। जब 1942 का आंदोलन छेड़ा गया तो कोई कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से जनता को नहीं दिया गया, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से। अरेस्ट हो गए। नेताजी बोस थे जिन्होंने बर्लिन से, आजाद हिंद रेडियो से 19 अगस्त और 31 अगस्त को 19 सूत्रीय कार्यक्रम इस देश की जनता को दिया कि अंग्रेजों को ध्वस्त कर दो, इनके कम्युनिकेशन तोड़ दो, इनके डाकखाने तोड़ दो, इनकी रेल लाइनें तोड़ दो, इनकी ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दो, जिसको इस देश की जनता ने पालन किया। और इतना सब अपमानित होने के बावजूद भी त्रिपुरी के बाद में गांधी जी ने जो किया और कांग्रेस ने जो किया नेताजी के साथ, नेताजी ने फिर भी 1942 के आंदोलन को नॉन वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर कहा। और एक बात सबसे बड़ी यहां याद रखें, जो बार बार लोग कहते हैं, नेताजी ने शुरू से, कलकत्ता कांग्रेस उठाइए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कौन लाता है? सुभाष चंद्र बोस लाता है, जिसपे पहले नेहरू एग्री करते हैं और बाद में भाग जाते हैं उससे। लाहौर कांग्रेस के अंदर अमेंडमेंट कौन लाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाते हैं। और एक ही आइडियोलॉजी थी उनकी, भारत की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। बिल्कुल। और ऐसे ही आदमी के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय ने, मैंने आज दोपहर के भाषण में भी कहा था कि सत्य को 7 समुद्र के नीचे कितने भी समय तक रखा जाए, सत्य एक दिन बाहर आता है, और वो बड़ा महासत्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और इसलिए जो बर्लिन रेडियो की बात आपने की कपिल जी, मैंने सुदर्शन क्यों शुरू किया, तो मेरी प्रेरणा नेताजी का आजाद हिंद फौज का रेडियो है। मैं मानता हूं कि आज भी हम आजाद नहीं है, संपूर्ण आजाद नहीं है, ये तथाकथित अधूरी आजादी हम जी रहे हैं। आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते इस देश में, क्योंकि वो नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो उनको अश्वत्थामा मानते हैं, वो मरे नहीं है, वो जीवित ही रहेंगे, वो अमर रहेंगे, यह हम मानते हैं। और इसलिए आज अगर वो हिंदुस्तान में होते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस न्यूज चैनल शुरू करते। वो न्यूज चैनल मैंने शुरू किया है, ये नेताजी के सपनों का, सुदर्शन नेताजी के सपनों का न्यूज चैनल है। और जो बातें उनके प्रेरणा से हमने सीखी है, वही बातें हम हिंदुस्तान को जगाने के लिए करते हैं। हाँ, मैं बताता हूं, आपके परिवार के सदस्य, सुभाष जी के बारे में इनिशियली 5 मिनट्स में ब्रीफ करता हूं। जब सुभाष साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उनको अंडरकट पॉलिटिक्स किया, दोनों बार इलेक्शन जीता उन्होंने, अपनी उससे दिया। लोग उनके सपोर्टर स्ट्रेचर पे लाए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। इन लोगों ने ये सोचा कि हम सुभाष साहब को नीचा दिखाएंगे, लेकिन वो आए स्ट्रेचर पे और उनकी विजय हुई। विजय होने के बाद व्हेन ही सेटिस्फाई नहीं थे, देन ही प्लान, ही हैज अ ब्रेन चाइल्ड टू स्ट्रेटेजीज की वेंट टू अफगानिस्तान, गैन टू मॉस्को एंड बर्लिन। बर्लिन से पनडुब्बी के जो रास्ते आए थे
टोक्यो, ही केम टू टोक्यो, देन ही मेट, उनको सिंगापुर लाया गया था रास बिहारी बाद में। उनके लीडरशिप और नेतृत्व को देख के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो लीडर थे रास बिहारी, उन्होंने कहा कि साहब आप आईएनए के कमांडर भी हैं और आप इसके लीडर भी हैं। और जो लास्ट के जो ट्रायल हुआ है, जो त्यागी साहब ने कवर किया, अंडमान निकोबार, यूनियन जैक को पहली बार नीचे डाउन किया गया, वो हमारी आजादी थी। और दूसरे मोरंग और कोहिमा के, और जब ये रिपीट मत करिए, रिपीट। हाँ 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 जी, अभी इसमें 2-3 बातें आई हैं जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 15 अगस्त जो आपने बताया, ये आजादी का जो दिन है, ये वास्तव में 15 अगस्त आजादी का दिन नहीं है। 1945 में ये विजय दिवस है बर्तानिया और अमेरिका का, और उसका ये इसको जो ये इनका चमचा था जवाहरलाल माउंटबेटन का, तो वो 15 अगस्त दिया गया है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अभी ये जो इतिहासकार जो अभी आपको बता रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी भी उन्होंने किसी भी देश से भय नहीं माना। अब है, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति, विल पावर इतनी जबरदस्त है, अभी भी है। तभी मैंने नारा दिया, जय हिंद, जय सुभाष, है हिंद, है सुभाष। बिल्कुल। मैं सुदर्शन न्यूज का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन और स्वागत करता हूं। भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और वेटरन्स इंडिया का सदस्य होने के नाते हम पूरे देश में सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं। आज मेरा भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सम्मान और स्वाभिमान सर्वोच्च सीमा पर है, क्योंकि आज पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को याद किया। उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जैसा कि हमारे इतिहासकार माननीय कपिल जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में तकरीबन 26,000 लोग शहीद हुए थे। उनको मैं पिछली सरकारों से पूछना चाहता हूं कि उनको शहीदों का दर्जा क्यों नहीं मिला, और उन जो बाकी बचे हुए सैनिक थे उनको हमने, जो भारतीय सेना है उसमें हमने वापस क्यों नहीं लिया। ये सब चीज जो पिछली सरकारों के जो ये कर्तव्य है, उनके कारनामे, उनसे मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। आज इस सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को सुन करके और माननीय प्रधानमंत्री जो झंडा फहराया है, उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जो है ऐसे धनाढ्य व्यक्ति थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रतिभाशाली थे, तमाम, मतलब उनकी क्या वर्णन किया जाए। नेताजी जैसे लोग इतने सालों बाद रहते ही इसलिए जीवित थे क्योंकि वो ऐसे प्रतिभा के धनी थे, जिसको हम अपनी, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं या हमारे यहाँ आस्थावान लोग हैं, ईश्वर का अंश हर व्यक्ति में होता है। उस अंश को जो प्रज्वलित कर लेता है वो महापुरुष हो जाता है। उनमें से वो थे और इसलिए हमको याद रहते हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस, आपने पूछा क्वेश्चन कि आज का दिन 21 अक्टूबर को हमारा देश का जो है ये 15 अगस्त की जगह इसको रखना चाहिए। और मैं इस चीज को पूरी तरह साथ में विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी कि बिना शक्ति के, बिना ताकत के हम उन अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। आज जो कश्मीर का इशू है, जो 70 साल से हमारे साथ लगा हुआ है, अगर वही भावना के साथ, वही आस्था के साथ अगर आज की सरकार उस चीज को माने तो सब तरह के इशू खत्म हो सकते हैं। उसी भावना, क्योंकि इसी देश को मैं चाहता हूं, इस विचारधारा के साथ इसी देश को 21 अक्टूबर को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जनता के साथ 2 षड्यंत्र एक लाइन में बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को ना पता हो। पहला, रूस। क्या ये सच नहीं है कि स्टालिन और जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से 4 महीने पहले फरवरी 1947 में ये तय किया कि हम दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, पूरी दुनिया में सबको छोड़ के रशिया के ही क्यों, शायद, पक्का नहीं, लेकिन शायद इसलिए कि स्टालिन ने कहा कि मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा कि सुभाष मेरे पास है, लेकिन
तुम्हें बदले में मेरा ऑब्सोलीट डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। डिफेंस के लोग जानते हैं कि हमारा बजट 0 से 400% रशिया के साथ बढ़ा और हमने अच्छे मोबाइल चीजों को छोड़ के उनके स्टैटिक और यूजलेस नॉन मूवेबल चीजें खरीदते रहे। दूसरा, पंजाब, ये बात शायद ना पता हो कि पंजाब के डिवीजन के बाद 1948 में जब पंजाब में उपद्रव हुए तो यहाँ की सरकार के हाथ पैर फूल गए। तब नेहरू जी ने एक पत्र लिखा माउंटबेटन को, शर्मनाक। कहते हैं, माउंटबेटन जी, हम तो नौसिखिए हैं, हमको तजुर्बा नहीं है, आपने हिंदुस्तान पे रूल किया है, हमारे बस की पंजाब के रिवोल्ट को ठीक करना नहीं है, आप कृपया हिंदुस्तान को दोबारा ले लीजिए। सुना है कहीं? आप कृपया हिंदुस्तान को दोबारा ले लीजिए। ये लेटर हिंदुस्तान को दोबारा ले लीजिए। वो तो माउंटबेटन था जिसने ये कहा कि यू स्वाइन, क्या मतलब उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा, कहने लगे ये ठीक नहीं है, लेटर निकालिए, ऐसा नहीं करूंगा। लेटर निकालिए, हम हिंदुस्तान को दिखाएंगे। इस लेटर पर कुछ और प्रकाश तब तक कपिल जी डाले। कपिल जी देखिए, कुछ और माइक बातें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों का योगदान आजाद हिंद फौज के अंदर। गडरिया 3 गाय लेके नेताजी पे आ जाता है, कहता है मेरे पे और कुछ नहीं, ये गाय फौज के साथ चलेंगी और मैं फौज को दूध पिलाऊंगा। और ये वो गडरिया है जिसने कभी भारत को देखा नहीं है, कभी भारत आया नहीं है, सिर्फ अपने आजा आजी से कहानियां सुनी है भारत की। राष्ट्रवाद ये होता है, आज हमारी युवा पीढ़ी को देखना होगा। बिल्कुल। जिस समय नेताजी को तोला जा रहा है तो वो थोड़ा वजन कम रह गया, तो एक बूढ़ी मां जिसका बच्चा मर चुका है, उसकी फोटो जो है सोने के फ्रेम में गड़ी हुई है, वो सोने का फ्रेम तोड़ करके उसमें डाल देती है और नेताजी उसके पैर छूते हैं। रंगून की घटना है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, तब तक मैं ये पत्र जरा देश को दिखाना चाहता हूं। ये पत्र है, माउंटबेटन जी आप देश को वापस ले लीजिए। नेहरू, जो बात अभी त्यागी जी ने कही है कि पंजाब की समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते और इसलिए इस देश को आप वापस ले लीजिए, मतलब आजादी जो तथाकथित 15 अगस्त वाले आजादी है, बल्कि देश का विभाजन है, उसके बाद का ये पत्र है। थोड़ी देर में मैं सुदर्शन के तमाम सोशल मीडिया पर नहीं, पर इस पत्र को एक और संदर्भ में देखिए, जो बात अभी कही आपने। एक मिनट और देता हूं, जवाहरलाल बोल रहे हैं कि देखिए, जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था उसके सामने बड़ा क्लियर था। आपको याद होगा कि लॉर्ड क्लाइव ने लिखा था कि जब हम प्लासी जीत के कलकत्ता आ रहे थे और हिंदुस्तानी 1 लाख खड़े हुए थे और पत्थर भी मारते तो अंग्रेजी हुकूमत नहीं बनती। वही चीज ब्रिटिश चीफ कह रहा है, क्योंकि जिनके थ्रू इन्होंने हम पे राज किया, जब सारी सेना विद्रोह कर रही है, रॉयल नेवी विद्रोह हो गया, वो कहता है कि 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और हमें भारत में अगर रहना है तो इसे दोबारा जीतना होगा और मुझे 1 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत है। जिससे स्पष्ट है इस बात को। तो माउंटबेटन ये हो, कोई हो, नेहरू चाहे गिड़गिड़ाते भी रहते हैं, वो अपनी भरनी को यहां से भागे हैं। वो लेटर है कि अगर हम 18 महीने में नहीं छोड़ के चले गए तो हमें धक्के देके निकाल दिया जाए। और 15 अगस्त का जब 21 अक्टूबर होगा तो हिंदुस्तान के सामने ये तमाम तथ्य आएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, मैं आर्मी से हूं। जब देश आजाद हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी कहने लगे आर्मी चीफ को कि हम बाहर ब्रिटिश चीफ रखेंगे, तो उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह होते थे। उन्होंने ओपन में बोला, कैबिनेट के सामने उनके बोला कि सर, अगर आप आर्मी चीफ को इंपोर्टेड करना चाहते हो तो आप भी अपने को इंपोर्ट प्राइम मिनिस्टर लेके आओ। मैं देश को बताना चाहता हूं कि उनको हमारी कैपेबिलिटीज पे इतना वो नहीं था जितनी बाहर की कैपेबिलिटीज। जिनके कपड़े धोने के लिए पेरिस जाते थे उनको इस देश का चीफ हिंदुस्तानी हो सकता है, ऐसा कैसे महसूस हो सकता है? ये तो नेहरू थे, ये तो नेहरू थे। हाँ, माइक लीजिए। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये प्रस्ताव, जो 15 अगस्त आजादी वाले दिन को 21 अक्टूबर को आजादी मिली, उसके लिए प्रस्ताव रखा। और ये संसद ही नहीं, हमारी जो संसद देश की है वो भी इस प्रस्ताव को पास करे और ये जन जन के अंदर जागरण आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए हम पूरी मुहिम अपनी तरफ से भी छेड़ेंगे। चंद एक बातें जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे हिस्टोरियन ने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में, कि कोई भी चीज मिली है तो लड़ने से मिली है, ना कि आराम से, गिड़गिड़ाने से नहीं मिली, गिड़गिड़ाने से नहीं मिली। और जितने लोग, और वो यही नहीं,
और वो हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिली है। अगर ऐसा होता तो सेनाएं क्यों बनाते लोग, क्यों बाकी चीजें होती। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जिन्होंने ये कार्य किया, आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा अपनी आहुति दी, यहां पर एक मोहतरमा बैठी है, उनके बिल्कुल, मैं भी उन्हीं के पास जाऊंगा। हाँ। उनके ताऊ जी लेफ्टिनेंट थे आजाद हिंद फौज में, और उसके बाद वो वापस नहीं आए, शहीद हो गए। और आज तक उनका नाम उनकी किताबों में लिखा है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने यह नहीं पूछा कि वो 26,000 हमारे शहीद हुए सैनिक जिन्होंने आजादी दिलाई, उनको कहीं किसी तरीके से पूछा जाए। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और बिल्कुल, हमारे देश में ब्रिटिशों के लिए लड़ने वाले सैनिकों के लिए तो इंडिया गेट बनाया गया, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए कुछ नहीं बनाया गया। हाँ। अभी मैंने आर्काइव में बहुत सारे रिकॉर्ड्स निकाले हैं, क्योंकि ये जो म्यूजियम बना रहे हैं उसके संदर्भ में, और उन रिकॉर्ड्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि ये ट्रायल्स तो बाद में हुए हैं, इनको सेना से बाद में बर्खास्त किया गया है, रंगून से और वहां से ही एग्जीक्यूशन शुरू हो चुके हैं। कई आजाद हिंद सैनिक के लोगों को सन 44 से ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। वो तमाम नामों की लिस्ट हमने बना ली है, उसको हम बहुत जल्दी पब्लिक के सामने उस लिस्ट को ला रहे हैं कि उनकी कोई बात ही नहीं करता जिनको फांसी दी गई अंग्रेजों की तरफ से। तो ये एक तमाशा जो इस देश में बन गया है, बिल्कुल उसको बदलेंगे और ये चीजें लोगों के सामने लाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है, छोटा सा ऑल्टरनेटिव और बताऊं, 3 ऑल्टरनेटिव दीजिए, 30 दिसंबर, 14 अप्रैल या 21 अक्टूबर। तीनों दिन हमारे लिए पर्व हैं। 30 दिसंबर को झंडा फहराया जाता है अंडमान के अंदर, और उनका नाम बदल के शहीद दिवस और शहीद द्वीप और दूसरा स्वदेश स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा जाता है। नहीं माना ये सरकार ने नहीं माना। 14 अप्रैल बल्कि अभी भी नहीं माना। हर वो काम जो नेताजी ने किया, सरकार ने किया। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। 1945 में उन्होंने सिंगापुर में एक विजय स्तंभ बनाया और उसमें शहीद स्तंभ, और उसमें आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उसके नाम लिखे गए। नेहरू जी के कहने पे लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको तोप से उड़वा दिया जो उन्होंने बनाया था। अब उसको दोबारा रिसरेक्ट किया गया है। दूसरा, एक ये लेटर है, ये 11 फरवरी 1949 का है। दफ्तरों में नेताजी का चित्र न लगाया जाए। क्यों? इसमें लिखा है, फोटो प्रमुख स्थानों, यूनिट लाइन, विनोद गृह, क्वार्टर गार्डों, भोजनालयों, अल्पगृहों आदि सरकारी महत्वपूर्ण जगहों पर न लगाया जाए। इट हैज बीन साइंड बाय पीएन खंडारी ऑन 11 फरवरी 1949। सो ये क्या ये डेलिब्रेट एफर्ट नहीं है नेताजी को दबाने की और हटाने की? लेकिन इतने बड़े देशभक्त के साथ मैंने सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा म्यूजियम देखा है, जो सिंगापुर सरकार ने बनाया हुआ है। सिंगापुर में तो है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। आपको ऐतिहासिक मौका मिला है उसको बनाने का। हमारे साथ एक ऐसी भगिनी है जिनके ताऊ जी हिंदुस्तान की पहली सेना आजाद हिंद फौज में थे। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मेरे ताऊ जी लेफ्टिनेंट गिरिराज सिंह, सन ऑफ खजान सिंह, आईएनए फौज में थे। और जिस टाइम वो यहाँ से गए तो खून से उन्होंने कहा, ऐसा मैंने सुना है कि खून से दस्तखत करके कि हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना खून दे देंगे, ये करके फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। बिल्कुल ऐसे देश देखिए, आज लोग कुछ एक दूसरे को मांगते समय कितना संकोच करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय जो माता भगिनियां उनके भाषणों में सुनने जाती थी तो अपने गले में जो मंगलसूत्र होता था उसको तक देके आती थी। और एक माता ऐसी रोने लगी और वह नेताजी ने पूछा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक माताजी आई है, बहुत जोर जोर से रो रही है, क्या कारण है? तो नेताजी उनको मिलने गए और उन्होंने पूछा कि माताजी क्यों रो रही है आप? लोग तो जश्न मना रहे हैं, हम आजाद होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने कहा कि अपना एक एक बेटा दे दो, मैं अपना बेटा देना चाहती हूं, एक ही बेटा है, लेकिन उसकी उम्र 18 नहीं 14 साल है, इसलिए मैं रो रही हूं कि मैं आपको आपका बेटा नहीं दे सकती। ऐसी माता इस देश में हुई है। नेताजी ने उस बेटे को लिया, कहा कि सेना में नहीं, लेकिन मैं मेरे साथ इसको रखता हूं। ऐसे उदाहरण, इतने प्रेरणा देने वाले उदाहरण। हाँ जल्दी। सर मेरा कहना यह, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं।
आपने पहली बार कहा कि एक गाना बजाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। इस गाने को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अगर बिना खड़क बिना ढाल आजादी मिल जाती तो जो 60,000 के जो आजाद हिंद की फौज थी और 26,000 जवान शहीद हुए, तो फिर ये गाने का क्या मतलब है। दूसरी बात, जो आपने जय हिंद बोलने का संकल्प लिया, वो जय हिंद ही क्यों बोला जाए। जय हिंद इसलिए बोला जाए कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी नेता हुए वो अपने परिवार के लिए हुए, अपने कमाने के लिए हुए, खाने के लिए हुए। एक देश को आजाद कराने के लिए सिंगल नेता वो थे सुभाष चंद्र बोस, और वो सिर्फ उन्होंने नारा दिया था जय हिंद। तो मेरे साथ बोले जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ, मैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है भूतपूर्व सैनिक होने के नाते कि मेरे बगल में कर्नल त्यागी जी बैठे हैं, जिन्होंने जय हिंद का पूरे देश में अभियान चलाया था, और आज पूरी इंडियन आर्मी जय हिंद से एक दूसरे को संबोधित करती है। तो आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है सुदर्शन चैनल के माध्यम से कि हमारे ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस अभियान को इतना तेजी से चलाया, और हम उसके बहुत ही जो है आभारी हैं। बिल्कुल। कुछ एक दो लोगों की और प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आगे क्या इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ पे जितने भी महानुभाव बैठे हैं उन्होंने अपना अपना वक्तव्य रखा है यहाँ पे, लेकिन एक ऐसा वर्ग यहाँ पे मौजूद है, युवा पीढ़ी, वो कैसे अछूता रह सकता है इस चीज से। मैं देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूं कि जिन करतूतों का यहाँ पे आज पर्दाफाश हो रहा है उसको समझिए, और इस आंदोलन में सब लोग सहभागिता अपनी रखिए, क्योंकि हम लोग जो जिस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं 15 अगस्त को, उस 15 अगस्त को मनाने की बजाय 21 अक्टूबर के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और ये मेरा आह्वान है सभी से। जय हिंद, जय भारत। आगे। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं सबके माध्यम से ही कहूंगा कि 15 अगस्त का जो मनाने का कार्य है यह बिल्कुल बंद किया जाए, और 21 अक्टूबर को संसद में पारित हो, या हम सबके माध्यम से जिस भी प्रकार से हो सके उस प्रकार से किया जाए, और 21 अक्टूबर के ही दिन अपनी आजादी का दिन मनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। गांधी की बकरी जिससे जंजीर से बनती थी उसको संग्रहालय में रख दिया सुरक्षित कि इसके दर्शन कर लो, इसमें गांधी की बकरी बनती थी। लेकिन जिस रस्सी से भगत सिंह को फांसी दी गई वो रास्ता किसी को दिखाया नहीं जाता, किसी को पढ़ाया नहीं जाता। तो कहें कि आजाद है हम। अखंड भारत का प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आज से मैं अपने कार्यालय में, अपने घर में मैं नेहरू की प्रतिमा को हटाता हूं, और मेरे प्रधानमंत्री सिर्फ अखंड भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने अपने घर जय में, हिंद। मैंने आज भाषण करके जब मैं आया आज इस अधिकृत कार्यक्रम से, तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि बच्चों, तुम्हारे एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि देश कब आजाद हुआ और प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो बताना कि 21 अक्टूबर को हुआ, और पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 2 मार्क गए तो भी चलेगा, लेकिन लिखना यही है। और इस देश के करोड़ों दर्शक जो इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे हैं, रिपीट में देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके बच्चों को कहिए कि तुम परीक्षा 98 मार्क की देने जा रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास सच्चा लिखा जाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जय हिंद। बोलिए सर। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि विकास और क्रांति दोनों एक तरह से सिमिलर चीजें हैं। तो आज किसी से भी पूछो कि तुम देश में सबसे पहले क्या चाहते हो, तो लोग बोलते हैं हम विकास चाहते हैं। तो सर, विकास और क्रांति, उन्होंने बोला था जो क्रांति है वो भी एक विकास का रूप है। तो हम लोग आज जिस लिए बैठे हैं कि 15 अगस्त की जगह 21 अक्टूबर को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तो उन्होंने बोला था जो क्रांति है वो जल्दी आ जाती है, और जो विकास होता है, विकास की क्रांति जो होती है धीरे धीरे होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क्रांति रूपी विकास को इतना तेजी से लाना है कि यहाँ जो संसद में पारित हो चीजें हैं वो अपने पार्लियामेंट में पारित हो, और 21 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। मैं सुदर्शन चैनल को के इस मुहिम को धन्यवाद करता हूं, और ये एक नारा मैं अपनी तरफ से देता हूं कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें आजादी का असली दिन दूंगा। जय हिंद। वैसे मैं पूर्व सैनिक हूं, और फौज में तो पहले से ही जय हिंद की परंपरा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी फौज के अंदर में, फौज पहले से उसे मानती है। जय हिंद। हिंदुस्तानी फौज में पहले से परंपरा नहीं थी,
नहीं थी। ये बात राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने 2003 में 3 सर्विंग जनरल्स को बुला के प्रॉमिस लिया और 12 साल तक मेहनत की, तब जाके 2012 में ये लेटर इशू हुआ कि ऑल रैंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम सिपाही टू जनरल म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में जय हिंद बोलेंगे। ये अब आया है सर, अभी से 1947 से नहीं था। अभी से मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देश को समझना चाहिए कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी बिना किसी झिझक के आप ये काम जरूर कर सकते हैं। मंदिर कभी भी बन जाएगा, पहले आजादी का दिन डिसाइड कर लीजिए। हाँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जय हिंद शुरू किया गया आर्मी के अंदर, तो वो सभी सरकारी विभागों के अंदर भी होना चाहिए, पुलिस हो या CISF हो या कोई भी सरकारी बल हो, सब में जय हिंद ही संबोधन होना। हम शुरू कर दे, देखने वाले दर्शक शुरू करें। आपको बताएं, मैं त्यागी जी मेरे साथ थे, हम कहीं भी जाते थे देश में, लोग हमको मिलते थे तो जय हिंद कहते थे। हम शुरू कर दे, देश अपने आप पीछे आएगा, क्योंकि अगर आप आगे चलते हो तो नेता आप हो, लोग आपके पीछे आएंगे। अच्छा ही लेके चलिए, लोग आपके पीछे आएंगे। कुछ जरूरी 2-3 बातें हैं जो देश के सामने आज जाना जरूरी है। कपिल जी, जो फाइलें खुलनी चाहिए नेताजी से संबंधित, जो कि प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार को, उनके बारे में देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। आज भी एक जगह बात आई कि कुछ फाइलों के अंदर नेताजी के लिए गलत भी लिखा हुआ होगा। इंटेलिजेंस वाले लिखते थे, हर तरीके से जो लिखते थे। लेकिन जो 4 फाइलें नष्ट कर दी गई, जो कि आकस्मिक रूप से पता चला कि ये इमरजेंसी के दौरान नष्ट की गई, पहले तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ये फाइलें नष्ट क्यों हुई। और मेरा उन सरकारी अधिकारियों से जिनके समय में वो फाइलें नष्ट हुई और जिन्होंने उन फाइलों को पढ़ा है, मेरा हाथ जोड़ के उन सरकारी अधिकारियों से निवेदन है कि आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता है हम पे बोलने की, सामने आकर के बोले कि उन फाइलों में क्या था जिनको नष्ट किया गया और क्यों उनको नष्ट रीराइट किया जाए उनको। पहली तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम एक सेकंड, एक फाइल हम खुलवाना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मेथड था, उन्होंने हर इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर के ऊपर एक सीक्रेट फाइल बनाई हुई थी। वो फाइल नेताजी की कहाँ है? दैट इज नॉट अवेलेबल। और भी बहुत से नेताओं की जो है, और बहुत भी है, देखिए फाइलें उसमें उस फाइल में, क्योंकि जब कोई बहुत चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो एक फाइल दे दो उनको, मास्टर फाइल, जो मास्टर फाइल है। मैंने आपको इंटेलिजेंस की वो 29 की एक फाइल कोट की है, वो लकीली वो फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स में है इंटेलिजेंस की। अच्छा। नेताजी फाइल में नहीं है, इसलिए बच गया वो। अच्छा। उसमें वो लिख रहा है इंटेलिजेंस ऑफिसर लाहौर में, ही इज द मैन टू बी वॉच्ड, ही कैन गो फॉर आर्म असिस्टेंस फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री टू लिबरेट इंडिया। 1929 में लाहौर कांग्रेस से पहले। एक चीज यहां ध्यान रखिए कि इन फाइलों को भी जो नष्ट किया गया और ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि नेताजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक विचारधारा थे। और जिन लोगों ने इन फाइलों को नष्ट करने की या इनको दबाने की या जासूसी कराने के या नेताजी की हर चीज को दबाने का प्रयास किया, वो खाली नेताजी को ही नहीं, उनके परिवार को ही नहीं, आजाद हिंद फौज को ही नहीं, बल्कि उस विचारधारा को इस देश में दबाना चाहते थे, जो विचारधारा आजाद हिंद सैनिकों और नेताजी ने इस देश को दी। बिल्कुल। आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी आगे क्या कार्यक्रम है? इसी से संबंधित हमारी जो संगठन है, लाल किले में जिस समय मुकदमा चला आजाद हिंद फौज पर, तो वहां पर 3 प्रकार के कार्ड इशू किए गए, व्हाइट कार्ड, ब्लू कार्ड और ब्लैक कार्ड। व्हाइट कार्ड उन लोगों को मिला जिन्होंने आजाद हिंद फौज में रहते हुए ब्रिटिश के लिए काम किया, उनको सेना में ले लिया गया। व्हाइट कार्ड नहीं दिए कि 3 आदमी तो हमारे साथ थे। दूसरा ग्रीन कार्ड उन लोगों को इशू किया जिन्होंने माफी मांगी और इन्हीं को पेंशन मिलती है। जिनको ब्लैक कार्ड किया गया, आज आपने देखा उनका लड़का आया था ढिलो साहब का, उससे मैंने व्यक्तिगत पूछा क्या तुमको पेंशन मिली? तुम्हारे पिताजी को नहीं। वो ब्लैक कार्ड में रखे गए जो आजाद हिंद वो जो कमांडो ब्रिगेड के कमांडर थे,
बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें हिंदुस्तान के सामने आई मोटी नहीं। मोटी फाइलें आर्काइव्स में से निकाली हैं साहब, मैंने लिस्ट है इनकी और इन सबको मैं पब्लिश करने जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड है बिल्कुल इनका, गृह बिल्कुल। और अभी एकदम इंडिया शॉर्ट के- में आगे क्या आता हूं इंडिया पूरे देश में करीब 1,15,000 एक्टिव मेंबर है, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि त्याग को सर्वोपरि स्थापित करना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं त्याग के प्रतीक हैं। हमने ये फैसला लिया है कि आज से पूरे देश के आखिरी व्यक्ति तक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का त्याग था वो जाएंगे। राष्ट्र के प्रति समर्पण। आगे क्या आपके माध्यम से आता हूं ना। हमारा ये कहना है, बल्कि हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, कोई बजट एस्टिमेट नहीं है। हमारा कहना है सार्वजनिक स्थानों पर आपसी अभिवादन में जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया जाए। और अगर ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे देश के सामने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुखर्जी कमीशन आयोग किया था, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दोबारा से टेबल होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे क्या? देखिए, मैं ये कहूंगा, अनिवार्य की बात मत कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि अपने प्रचार से हम ऐसी भावना जागृत करें इस देश की युवा पीढ़ी में कि युवा पीढ़ी स्कूल में और हर जगह पे जय हिंद कहे और बाध्य होना पड़े सरकारों को जय हिंद कहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ठीक है। मैं बताऊं आपको साहब, ठीक है। हाँ, अनिवार्य करने से कुछ नहीं होता, सारे कानून अनिवार्य है, कौन पालता है? नेताजी ये तो सुभाष चंद्र बोस जी आपको को नेताजी लेके- की भावना दिल में जागृत करनी है बिल्कुल। युवा पीढ़ी के। इस देश में राष्ट्रवाद कम होता जा रहा है, जहां पर देश के लिए मरने उठने वाले पूरे घर की घर थे, पीढ़ियों की पीढ़ियां थी, वंश खत्म हो गए। ऐसे देश में आज राष्ट्रभक्ति सिखानी पड़ रही है और देश तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली पौध खड़ी हो रही है, जिसको विदेशी खान पान मिल रहा है। ऐसे में एक ही उपाय हो सकता है, वो नेताजी जैसे मंत्र को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के कान के द्वारा दिल में स्थान देना, और एक काम करने के लिए सुदर्शन हमेशा आगे रहेगा। मैं अपनी जो प्रस्ताव मैंने जो यहां पर रखा था कि आजादी का दिवस 15 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर किया जाए और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया जाए। आप 100% लोगों ने उसका समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद को इस प्रस्ताव को भेजता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।